फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 8वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहाँ जा कर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आदित्य, क्या हुआ उदित तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? उदित, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उदित कमर पकड़ते हुए बैठ गई। उसकी आंखों को देख आदित्य को समझ आ गया कि जरूर उसकी पीठ में तकलीफ है। आदित्य, ऐसे कैसे? कुछ नहीं, दिखाओ मुझे, कुछ तो हुआ है। कहते हुए आदित्य जबरदस्ती उदित की कमर का जला हुआ हिस्सा देखता है तो उसकी आंखें बरस जाती हैं। उदित की उजली सी कमर पर बड़े बड़े फफोले उभर आए थे और जिस हिस्से पर फफोले छिल गए थे वो हिस्सा एकदम से लाल हो चुका था। आदित्य ने जब उसके घाव के पास हाथ लगाया, उदित को जोर का दर्द हुआ। आदित्य को पता न चले इसलिए उदित ने अपने नीचे के होंठ को दांत के बीच दबा लिया। उधर आदित्य के आंसू उदित के हाथों पर पड़े तो उदित आधे की तरफ मुड़ी। उदित, क्या हुआ आपको? आदित्य, कुछ नहीं, बस रात को ठीक से सोया नहीं तो आंखें दर्द हो रही है, कहकर आदित्य उदित के आगे आकर बैठ गया। उदित आदित्य के गालों पर आए आंसुओं को पोंछकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोली, आदित्य जी, आपको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता है। हमें पता है हमारी चोट आपको तकलीफ दे रही है, आपको हमारे दर्द, हमारी तकलीफ से फर्क पड़ता है, ये बात हम जानते हैं, इसलिए आप हमसे ये कह सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि रोने से इंसान कमज़ोर होता है तो आप गलत हैं। रोने से इंसान और मजबूत होता है। आप हमें अपना दोस्त कहते हैं तो आप हमारे सामने रो सकते हैं। फिर आदित्य के कान के पास जाकर, हम किसी से नहीं कहेंगे कि आदित्य राय सिंघानिया रोते भी हैं। उदित की इस बात पर आदित्य हंसने लगता है। एक पल को उदित उसकी हंसी में खो गई। आदित्य, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ खो गई? उदित, वंदना दी सही कहती हैं, आपकी मुस्कान सच में बहुत प्यारी है, क्या इसलिए आप उसे छिपा कर रखते हैं? आदित्य, मेरा मानना है हंसी और आंसू बहुत प्रीसियस इमोशंस होते हैं, इन्हें उन्हीं के सामने दिखाना चाहिए जो इनकी कदर कर सके। अगर हर किसी के सामने इन्हें हम दिखाते रहे तो ये बेफिजूल हो जाएंगे। उदित, वैसे कहीं ना कहीं हम भी आपकी इस बात से सहमत हैं। हमसे एक बार किसी ने कहा था, हम लोग कई लोगों से मिलते हैं, उनसे दोस्ती भी करते हैं, उनके साथ हंसते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन हमारे आंसू उस इकलौते इंसान के सामने आते हैं जो हमारे दिल के बेहद करीब होता है, जिसके बारे में हमें पता होता है कि कोई भी मुश्किल हो, कैसे भी हालात आ जाएं, लेकिन वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। हमारी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आ चुका है जो एक नंबर का गुस्सैल है और हमें काफ़ी परेशान भी कर चुके हैं, लेकिन हमारी एक आह उसकी आंखों में आंसू लाने के लिए काफ़ी है। शायद आप उन्हें काफ़ी अच्छे से जानते हैं। ये कहते हुए उदित मुस्कुराने लगती है। आदित्य, हाँ जानता भी हूँ, और हर सुबह मिरर में उसे देखता भी हूँ, काफ़ी हैंडसम है। उदित, इसे कहते हैं मियाँ मिट्ठू बनना, खुद के मुंह खुद की तारीफ। मतलब हमने इतनी तारीफ की, वो काफ़ी नहीं थी क्या? आदित्य, उदित की नाक पकड़ते हुए, मिस उदित मिश्रा, उसे तारीफ नहीं कहते, बातों से लपेट कर मारना कहते हैं। कहते हुए उसने अपना सर उदित के सर से लगा लिया। दोनों वैसे ही बैठे रहे काफ़ी देर तक। ना उदित को आदित्य से दूर जाने का मन था, ना ही आदित्य उसे अपनी नज़रों से दूर करना चाहता था। उदित, बातों से लपेट के मारने के उस्ताद आप हैं। आदित्य, अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो जो भी गलत है तुम हमसे सीखती हो। शक्ल ही मासूम है, बाकी बहुत चालाक हो तुम। आदित्य की इस बात पे उदित जोर से हंसने लगती है। आदित्य अपने मन में, सही कहा तुमने उदित, जो इंसान कभी अपनी दी के सामने भी नहीं रोया, आज तुम्हारे सामने रो दिया। नीर के बाद अब तुम ही हो जिसे मैं अपने दिल की बातें बता सकता हूँ, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया है। उसके लिए तुम्हें ठीक होना होगा और मुझे पता करना होगा आखिर कौन है वो जिसने तुम्हें निशाना बनाया है, वो भी मेरे घर पर। उसको ये करना काफ़ी महंगा पड़ेगा। आदित्य राय सिंघानिया की फैमिली पर हाथ डालने वाले को अपना अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। आदित्य को यूं खोया हुआ देखा उदित ने तो पूछा, क्या हुआ आपको? बताइए ना, कौन है आपकी लाइफ का वो इम्पोर्टेंट इंसान? आदित्य उदित से, जरा पास आओ।
उदित आदित्य के करीब आती है तो आदित्य उसके माथे पर अपने होठों को रख देता है। कुछ वक्त के लिए कमरे में फिर से शांति छा जाती है। फिर आदित्य खुद ही कहता है, तुम ही वो पागल जिसकी हमारी लाइफ में सख्त ज़रूरत है। तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं हो, ये बात सबसे पहले तुम्हें जानने की ज़रूरत है। पागल नौटंकी कहकर आदित्य उदित के सर पर हल्के से मार देता है। उदित, आह, हमें दर्द हो रहा है आदि। आदित्य, सॉरी, तेज से लग गई क्या? उदित, बहुत जोर से कहकर उदित अपना सर पकड़कर बैठ गई और चुपके चुपके आदित्य को देखने लगी। तभी अंदर आती हुई सुहाना ने कहा, अच्छा जी, कुछ ज़्यादा ही जोर से चोट लग गई है हमारे बेटू को, जरा हमें भी तो घाव दिखाइए। उसके साथ में नीरो और वंदना भी थे। सुहाना, लाइए दिखाइए जरा, कितना ज़्यादा लग गया है आपको, जो आपको इतनी तकलीफ हो रही है। उदित, अरे नहीं दी, ठीक है हम, वो तो बस ऐसे ही। उदित पीछे की तरफ होते हुए बोली। सुहाना उदित के कान खींचती है तो आदित्य और नीरो दोनों साथ में कहते हैं, क्या कर रही हैं आप? उदित को दर्द हो रहा होगा। सुहाना, कोई दर्द नहीं हो रहा है इन्हें, इनकी आदत है बीमारी में और ज़्यादा बीमार होने की, बचपन से इन्हें जानते हैं। उदित, झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में दर्द हो रहा है दी। सुहाना, वो तो होगा ही, अगर कोई बिना मतलब किसी को परेशान करेगा तो उसे दर्द तो होगा ही, वरना अब उदित ने बेमतलब किसे परेशान कर दिया। सुहाना, दी, ये बिना मतलब के हमारे प्यारे से देवर जैसे भाई को परेशान कर रही थी। ऐसे ही जब माँ इन्हें डांटती थी तो ये नौटंकी करती थी। आदित्य सुहाना के गले में हाथ डाल, थैंक्स भाभी, आपकी बहन को ऐसे ही पागल बोलता हूँ, ये तो बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है। बताओ, मुझ जैसे बंदे को बेवकूफ़ बना दिया, बुरी लड़की। उदित, दी, ये बहुत बुरी बात है, हम आपकी बहन हैं, आपको हमारी साइड बोलना चाहिए, लेकिन आप तो देवर को पाकर बदल गई। सच कहा है किसी ने, नए रिश्ते मिलते हैं तो लोग पुराने रिश्ते भूल जाते हैं। अच्छी बात है, नई चीज़ें पता चल रही हैं हमें। एक बहन थी, वो भी अब हमारी नहीं रही, कहकर उदित मुंह बना लेती है। वरना नीरो और आदित्य सुहाना का मुंह देखने लगते हैं। नीरो उदित के पास जाकर बैठकर कहता है, किसने कहा आप अकेले हो? किसी ने भी सच कहा है कि जब रिश्ते बनते हैं तो कुछ और खास लोग जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। हम हैं ना आपके साथ हमेशा के लिए। वंदना, और हम भी। तभी शांतनु और बाकी सब भी कमरे में आते हैं जो कि उदित को देखने आ रहे थे। शांतनु और सब, हाँ, हम सब भी तो आपके अपने हैं, तो आप अकेली कैसे हुई? शांतनु, साले साहब, आप अपनी भाभी के साथ रहिए और हम सब क्यूट सी उदित जी के साथ। जीजू की बात सुनकर उदित खुश हो जाती है। नानी, अब कैसी हैं आप बिटिया? कुछ बेहतर महसूस कर रही हैं? उदित कुछ बोलती उससे पहले बुआ जी बोल पड़ी। बुआ जी, तूफान में तुम तो डरा ही दी हमको। किशन कन्हैया एक बार ठीक कर दे तुम्हें, फिर बताएंगे हम तुमको। जान हलक में अटका दी थी तुम सबकी, कितने बार रोके। ऐसन वक्त पर मस्ती मजाक ना किया करो, लेकिन तुम हमारी बात सुनती कहाँ हो? उदित, नानी जी हम ठीक है, और बुआ जी आप गलत कह रही है। हम इसके पिछले वाले रविवार को आपकी बात माने थे, फिर भी अगर आपको हमको पीटने का मन बना रही है तो पहले ठीक तो हो जाने दीजिए। उदित की बात सुनकर एक बार फिर घर में हंसी की आवाज़ गूंजने लगती है। सब कुछ ना कुछ बोल रहे थे, लेकिन अर्चना जी और शैलेश जी दूर चुपचाप खड़े थे। उदित ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, माँ पापा, आप दोनों इतनी दूर क्यों खड़े हैं? हमारे पास आइए। शैलेश जी, नहीं, बात करनी है हमें आपसे। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? आपको तो बस अपनी मर्जी चलानी होती है। हमने सोचा दिल्ली जाकर आप सुधर जाएंगी, लेकिन नहीं। बोलते बोलते शैलेश जी की आंखें नम हो गई तो अर्चना जी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। अर्चना जी, उदित, आप हमेशा ऐसे ही करती हैं, हमें दर्द देना तो आपका पसंदीदा काम हो गया। कल इतना डर गए थे हम दोनों, एक बेटी की खुशियाँ देखने आए थे और दूसरे को ऐसे हाल में देख रहे हैं। सब चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। जैसा कि सबको पता था कि उदित उनकी अपनी बेटी नहीं थी, फिर भी उदित के लिए उनका प्यार देखकर सबकी आंखें नम हो चली थी। शैलेश जी, चलिए अर्चना जी, हमारी बेटू अब बहुत बड़ी हो गई, खुद का ध्यान भी रख सकती है। ऐसा कहकर बाहर जाने लगे तो उदित जोर से बोली, आह, माँ पापा। शैलेश जी और अर्चना जी साथ में उदित के पास आकर बैठती हुई, क्या हुआ बेटू, ज़्यादा दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है आपको? अर्चना जी, हमने कहा था आपसे ज़्यादा मत डांटिएगा, लेकिन आप तो शुरू होते हैं तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। अर्चना जी और बाकी सब अब शैलेश जी की ओर देखने लगे।
शैलेन जी उन सबको इग्नोर करके, बेटू कहाँ दर्द हो रहा है आपको, ये बताइए। फिर उसके हाथों को छूकर, यहाँ हो रहा है क्या, हम डॉक्टर को बुलाएं क्या। उदित शैलेन जी के गले लगकर रोने लगती है। शैलेन जी, रो क्यों रही हैं आप, हम तो बस ऐसे ही बोल रहे थे, है ना अर्चना जी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अर्चना जी, हाँ बेटू, आपके पापा तो ऐसे ही बोल रहे थे, आपको ऐसे हालत में छोड़कर हम कहीं जा सकते हैं क्या। अर्चना जी दूसरी साइड में जाकर बैठ जाती हैं और उदित के सर पर प्यार से हाथ फेरने लगती हैं। सब चुपचाप देख रहे थे। थोड़ी देर पहले जहाँ अर्चना जी और शैलेन जी उदित पर गुस्सा हो रहे थे, वहीं अभी वो प्यार दिखा रहे हैं। उदित को जितनी फिक्र और परवाह थी उन सबको, वो बिना कहे दिख रही थी। सबको ऐसे देख सुहाना ने कहा, हमारी फैमिली थोड़ी ऐसी ही है, पहले डांटती है फिर खूब सारा प्यार करती है, क्या कर सकते हैं। आदित्य, कोई नहीं भाभी, आप यहाँ अपनी फैमिली को ज़्यादा मिस नहीं करेंगी, क्योंकि हमारी फैमिली भी काफ़ी हद तक ऐसी ही है। थोड़ी देर में सब नीचे चले जाते हैं। थोड़ी देर में उदित नहाकर बाहर आती है, तभी वंदना उसके लिए लंच लेकर ऊपर आती है। उदित, दी हमें सबके साथ खाना है, पूरे एक दिन से कमरे में बैठे बैठे ऊब गए हैं। वंदना, लेकिन ऐसी हालत में आप नीचे कैसे जाएंगी। वंदना जी, अभी कह ही रही थी, तभी आदित्य कमरे में आता है। वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। आदित्य उदित को गोद में उठाकर, दी ऐसे जाएगी और कैसे, चले आप। आदित्य उदित को लेकर नीचे आता है। सब साथ में खाना खाते हैं। शाम को आदित्य और नीरो स्टडी रूम में है। नीरो लैपटॉप पर पेन ड्राइव लगाता है और पूजा के टाइमिंग की सीसीटीवी वीडियो स्टार्ट करता है। दोनों देखते हैं कि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कैसी टिया ने उदित की तरफ जानबूझकर कपूर उछाला था। आदित्य, देखा भाई, मैं पूरी तरह से श्योर था कि ये इसी ने किया था। मेरे मना करने के बाद भी इसने उदित के साथ ये करने की कोशिश की। इसे अफसोस तक नहीं है जो इसने किया। जब से उदित की यह हालत हुई है, एक बार भी ना उससे मिलने आई है, ना इसने किसी से पूछने की कोशिश की है। अब इसे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। मैं बर्बाद कर दूंगा इसे। इसे पता भी नहीं है इसने किसके प्यार को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। उदित को तकलीफ देकर इसने सीधे मुझसे पंगा लेने की कोशिश की है। अब मैं इस बात लिहाज नहीं करूंगा कि ये लड़की है। नीरो, नहीं आदि, जल्दबाजी में तू कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी लड़की के साथ तूने कुछ भी गलत करने का सोचा तो दी और उदित जी दोनों को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो करना है पूरी प्लानिंग से करना है। कुछ और भी बातें हैं जो मैं बताना तो नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे लगा था मैं उन्हें हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन टिया के इस पागलपन वाली हरकत के बाद मुझे लगता है वो बात अब बतानी ही पड़ेगी। आदित्य, कौन सी बात। नीरू, दरअसल कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला था कि मिस्टर सूर्यवंशी हमारे साथ मिलकर अपनी घटिया क्वालिटी के रॉ मटेरियल को सिंघानियाज के लेवल के साथ मार्केट में उतार रहे हैं। उनके इस काम से उनका प्रॉफिट लेवल बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट में हमारा नाम खराब हो रहा है। पहले एक आध कंप्लेंट्स आई थी तो मुझे लगा शायद गलती से हो गया हो, लेकिन जब कंप्लेंट की गिनती बढ़ी तो मुझे खुद देखने जाना पड़ा, और तभी ये सच मेरे सामने खुलकर आया। मैंने उन्हें सब सही करने की बात कही, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने अभी अपना घटिया काम बंद किया है। मेरे कुछ सोर्सेज से ये भी पता चला है कि सूर्यवंशी एम्पायर डूब चुका है, कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। हमने बिना कुछ सोचे समझे, सिर्फ पापा के दोस्त हैं ये सोचकर डील साइन कर ली थी, लेकिन इन्होंने हमारी ही पीठ पीठ में छुरा घोंप दिया। आदित्य, ये दोनों बाप बेटे मिलकर जिस प्लान पर काम कर रहे हैं उन्हें उसके खुलने का पता भी नहीं चलना चाहिए। इनको भी पता चले कि इनका पाला सिंघानियाज से पड़ा है, जो अच्छों के लिए अच्छे हैं और बुरों के लिए 100 गुना बुरे। बेटी ने मेरी फैमिली पर अटैक किया है और बाप ने मेरे नाम पर। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता है। अब जल्दबाजी से काम नहीं होगा, जो होगा सोच समझकर फुल प्रूफ प्लान के साथ होगा। इन्हें ऐसा बर्बाद करूंगा कि दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। इस वक्त आदित्य को आंखों में गुस्सा था। उसे अपनी फैमिली और बिजनेस दोनों जान से भी ज़्यादा प्यारा था, और टिया और उसके पापा ने उन्हें ही छेड़ने की कोशिश करी थी। नीरो भाई, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में। आदित्य, कुछ ऐसा जो इन्हें खुद सामने लाएगा। मैं टिया की कमजोरी जानता हूँ। अब टिया अपनी नफरत में खुद ही अपनी सारी हरकतों को कबूल करेगी, फिर उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, और ये सूर्यवंशी अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए मेरे पास जरूर आएगा। तब इसके साथ मैं एक और डील करूँगा, जिसमें इसे पुरानी डील तोड़नी और मेरे साथ धोखाधड़ी करने के लिए कॉन्सेप्ट
भी देना होगा। अब इन्हें पता चलेगा आदित्य सिंघानिया उस बाज का नाम है जिसकी नज़र से कुछ भी छिपा नहीं रहता है। वो ऊंचे आसमान से जमीन में रेंगते कीड़े को भी देख सकता है। नीरो मतलब वापस से द आदित्य सिंघानिया बैक। आदित्य बदला बस अपनों के लिए हूँ, दुश्मनों के लिए तो अभी भी डेविल ही हूँ। आदित्य और नीरो दोनों के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है। कुछ दिनों बाद शाम का वक्त, सब टेरेस पर बैठे नीरो और सुहाना की शादी की तैयारियों की बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ नीरो और आदित्य आते हैं। आदित्य की नज़र इस वक्त उदित को ढूंढ रही है। सब वहाँ सिवाय उदित के। शांतनु, किसे ढूंढ रहे हैं साले साहब? आदित्य, उदित को? कहाँ है वो इस वक्त? आदित्य के सवाल पर अर्चना और शैलेंद्र जी की नज़रें आदित्य पर जम जाती हैं। इस वक्त उनकी नज़रों में उभरे सवाल को देखकर नीरो आदित्य को कोहनी मारकर धीरे से कहता है, भाई वक्त और हालात देखकर मुंह खोला कर। फिर नीरो अर्चना जी की ओर देखकर, वो उनकी तबीयत कैसी है ये जानने के लिए पूछ रहा था मैं, है ना भाई? आदित्य, ये सच है कि अभी मैं उसकी तबीयत के बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन बात कुछ और भी है। मैं जानता हूँ आपके मन में काफ़ी सवाल होंगे। मैं बहुत दिनों से उन सवालों को महसूस किया था। फिर अर्चना के पैरों के पास बैठकर, मैं जानता हूँ आंटी, आप सोच रही होंगी कि आखिर क्यों मैं इसकी इतनी परवाह करता हूँ, या उस दिन मैंने उसके लिए खुद को खतरे में क्यों डाला। और मुझे खुद को लगता है कुछ बातें वक्त रहते सामने आ जाए तो अच्छा होता है। शैलेंद्र जी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं आप सब बहुत प्यार करते हैं हमारी दोनों बेटियों से, लेकिन फिर भी उन्हें लेकर हमें जो फिक्र होती है वो जायज़ है। एक माँ पापा के नाते हम हमेशा अपने बच्चियों के लिए सबसे बेहतर ही ढूंढते हैं। हमने काफ़ी दुनिया देखी है और उस अनुभव से हम ये कह सकते हैं, हमें आपकी आंखों से बेटों के लिए प्यार दिखाई देता है, आपके बिन कहीं भी। हम बस आपसे इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि जो हमें लगता है वो सच है या नहीं, क्योंकि वो सच ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आदित्य, आपको जो लगता है वो सच है। हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ उदित को। मैं ये नहीं जानता कि वो मुझे प्यार करती है या नहीं, लेकिन एक दिन वो मुझसे प्यार करेगी, इस बात का भरोसा मुझे है। अर्चना जी, आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि वो आपको प्यार करती है या नहीं, क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। मैंने बचपन से उन्हें पाला है। वो अपनी भावनाओं को समझने में हमेशा देर करती है, लेकिन मैं समझ जाती हूँ। उन्हें जल्दी किसी पर यकीन नहीं होता है, लेकिन बेहोशी में भी वो आप पर यकीन करती है। उसके प्यार का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? वो आगे से कभी इस बात को नहीं मानेगी, इसलिए मुझे उसे ये सब बताना होगा। आदित्य, नहीं आंटी, यही तो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ उदित को अपने प्यार का एहसास किसी के बताने पर नहीं, खुद के अंदर से महसूस करे। वैसे वो मेरी फैमिली को तो अपना ही चुकी है। बस मुझे कुछ समय चाहिए ताकि वो मुझे भी अपना सके। मुझे यकीन है आप सब इसे मेरा साथ जरूर देंगे। ऐसा कहकर आदित्य सब की ओर देखने लगता है। शैलेंद्र जी, बेटा जी, आपने इतने प्यार और अपनेपन से अपनी बात साफ साफ कह दी। हमें खुशी है कि हमारी दोनों बेटियों को ऐसा ससुराल और प्यार करने वाले लोग मिले हैं। आदित्य नानी के पास जाकर, सॉरी नानी, मैं आपको बता नहीं पाया। नानी आदित्य के गालों को छूकर, बेटवा आप चिंता ना ही करें, हम आपकी माँ की भी माँ हैं। हमें सब पता है, हमें ही नहीं पूरे घर को पता है। हम तो बस आपकी हाँ का ही इंतजार कर रहे थे। वैसे अगर आप कहें तो छोटे के साथ आपकी भी शादी करा दें। आदित्य, नहीं अभी नहीं नानी, पहले दुल्हन को तैयार तो होने दीजिए, तब तक हम नीर की शादी एंजॉय करते हैं। और अगर उदित को पता चला कि मैं यहाँ सब कर रहा हूँ तो वो पागल लड़की मुझे मार ही डालेगी। मुझे यकीन है आप अपने इतने प्यारे नाती को खोने नहीं चाहेंगी। वरना वाह भाई, किसी ने नहीं सोचा था कि हमारे आदि किसी से डरेंगे। किसी ने कभी इस बदलाव के बारे में शायद ही सोचा हो। नीरव, हाँ दी, ये बात सही कही आपने, क्योंकि पहले इस ज्वालामुखी को फटने के लिए किसी वजह की ज़रूरत होती ही नहीं। सब हंसने लगते हैं तो आदित्य भी स्माइल करता है। अर्चना जी, अगर आज नीता दीदी होती तो बहुत खुश होती। उनका भी सपना था कि उदित की शादी उनकी दिल्ली वाली सहेली के बेटे से हो। लेकिन नानी, अर्चना, बिटिया का नाम लिया अभी आपने? अर्चना, नीता, नानी रुकिए जरा। नानी जल्दी से नीचे जाकर एक फ़ोटो लाती हैं जिसमें आदित्य की माँ और उनकी सहेली की तस्वीरें रहती हैं। नानी, देखिए बिटिया, कहीं आप नीतू बिटिया की तो बात
को नहीं कर रही हैं। अर्चना नानी के हाथ से फ़ोटो लेकर देखती है। काफ़ी ध्यान से देखने वाले पर उसे समझ आ जाता है कि ये फ़ोटो उसकी बहन की है। अर्चना जी, ये तो मेरी बहन और उनकी दोस्त की फ़ोटो है। ये देखिए, साथ में छोटी सी उदित भी है और उनके साथ आदिति दीदी और उनका परिवार, पूरा परिवार भी है। नानी, बिटिया यही तो है आदि की माँ और आपकी बड़ी बहन की सहेली। आपकी दीदी ने जो सपना देखा था वो पूरा हो रहा है। हमें तो लगता है ये उन्हीं की इच्छा का परिणाम है जो उदित बिटिया हमारे आदि से मिली। नानी को बात सुन सब उस फोटो को देखते हैं। सब बहुत खुश हैं। आदित्य को जब पता चलता है कि उदित उसकी बचपन की दोस्त है तो उसकी खुशी डबल हो गई। उसे यकीन भी नहीं था कि बचपन का वो साथ जिसे वो सबसे ज़्यादा याद करता था अपने माँ पापा के जाने के बाद, वो उसके पास ही था। आदित्य फ़ोटो लेकर कमरे में उदित के पास जाता है। उदित इस वक्त किसी फाइल में उलझी हुई है। आदित्य वो फ़ोटो उदित के सामने रख देता है। उदित ने भरी आंखों से उस फोटो को देखा और अपनी माँ की फ़ोटो उठाकर उसे महसूस करने लगी। आंसू बरबस जमीन पर गिरने लगे। अचानक उसकी नज़र फोटो में दिख रहे आदित्य पर रुक जाती है और उसे देख आंखें भरी होने के बावजूद उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने उसके अक्स को छुए हुए कहा, अकड़ू बंदर, कहाँ हो तुम? उदित आदित्य की ओर देखकर बोली, ये तस्वीर कहाँ से मिली आपको? अगर आपको ये तस्वीर मिली है तो आप पक्का जानते होंगे कि नीतू मासी और उनकी फैमिली कहाँ है और हमारा अकड़ू बंदर भी। उदित उठने की कोशिश करती है लेकिन कुछ कदम भी नहीं चल पाती है और गिरने वाली होती है। लेकिन आदित्य उसे अपनी बाहों में लेकर वापस बेड पर बिठा देता है। उदित, बताइए ना आदित्य जी, कहाँ है नीतू मासी की फैमिली? फोटो को देखते हुए, और हमारा अकड़ू बंदर। उदित अभी आदित्य से यही पूछ रही थी कि सब कमरे में आ गए। अर्चना जानती थी जैसे ही उदित को उसकी माँ की फोटो मिलेगी वो खुद को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए वो अंदर आ गई थी। उन्हें सामने देख उदित ने कहा, माँ आपको पता है क्या, आदित्य जी जानते हैं नीतू मासी उनकी फैमिली को। अब वो लोग हमें मिल जाएंगे। देखिए इन्होंने ये तस्वीर दिखाई है हमें। आदित्य उदित के पास जाकर, तुम सच में उनसे मिलना चाहती हो? उदित गुस्से से, हम आपको कहीं से मजाक मूड में लग रहे हैं क्या? हमें जल्दी से जल्दी उनके पास ले चलिए, और नहीं ले जा सकते तो हमें उनका एड्रेस दे दीजिए, हम खुद मिल लेंगे। सिर्फ वही जानती हैं कि माँ पापा को आखिर क्या हुआ था इस रात। हमें हमारे बचपन के दोस्त से मिलना है और उससे पूछना है कि क्या इतने सालों में उसे हमारी याद नहीं आई क्या? उसका मन नहीं किया हमसे मिलने का? आदित्य, क्या पता तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल गया हो तुम्हें भी। उदित, कोई बात नहीं, हम जैसे ही उसके सामने आएंगे वो हमें पहचान लेगा। आप हमें नीतू मासी के पास ले चलिए। आदित्य, लेकिन वो जहाँ है वहाँ कोई नहीं जा सकता है। उदित, क्यों नहीं जा सकते? आदित्य, क्योंकि वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। उदित, लेकिन उन्हें क्या हुआ? और हमारा अकड़ू बंदर वो कहाँ है इस वक्त? माँ ने हमें बताया था वो यहीं कहीं दिल्ली में ही रहते थे और अब तो हमारे पास उनकी तस्वीर भी है। आदि, ये तस्वीर तो उसके बचपन की है, इससे कैसे पहचान करोगी कि तुम उस अकड़ू बंदर की? उदित, जब वो हमारे सामने होगा तो हम समझ जाएंगे, वरना तो अभी तक आप कैसे नहीं पहचान नहीं पाई उसे? उदित, दी हम समझे नहीं। सुहाना उदित के हाथों को थामकर, यही तो है नीतू मासी की फैमिली जहाँ हमें इतना प्यार मिला। आपने खुद भी कहा था कि यहाँ आपको एक अलग अपनेपन का एहसास होता है, लेकिन उस वक्त ये हम में से किसी को भी नहीं समझ आया था। उदित, वंदना दी, मतलब आप नीतू मासी की लड़की हो? उदित ने उनके चेहरे को छूकर, आपको याद है बचपन में कैसे आप मुझे और उस अकड़ू बंदर को पढ़ाती थी? वंदना मुस्कुराते हुए, हाँ याद है मुझे। उदित, दी मासी और मौसा जी तो पूरी तरह ठीक थे, फिर अचानक उन्हें क्या हो गया? बदना उसका हाथ थामकर, उस रात के तूफान ने हम लोगों से हमारा सब छीन लिया। उदित चौंकते हुए, यह आप क्या कह रही थी? दी, मतलब नीतू मासी भी उस एक्सीडेंट में? आगे उदित बोल भी नहीं पाई, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। बन्ना, हमने कहा था ना आपसे कि आप हमें अपनी सी लगती हैं। हम लोगों ने भले ही एक दूसरे को ना पहचाना हो, लेकिन हमारी आत्मा ने आपको पहचान लिया। अर्चना जी, रोइए मत बेटा, देखिए अब तो आपके साथ आपकी दो दो बहनें हैं, नानी है, माँ है, बुआ है, आप जैसे आपके जीजू भी हैं, छोटे भाई जैसे आकाश हैं, और क्या चाहिए? ऐसी ही तो फैमिली चाहिए थी आपको। और तो और अब आपको आपके अकड़ू बंदर भी मिल गए हैं।
आकाश, यस दी, अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, कहते हुए आकाश उदित के गले लगा लेता है। आकाश, और वैसे भी आप मेरी ऑल टाइम फेवरेट हो। सुहाना और वंदना भी गले लग जाते हैं तो नीरो और शांतनु भी आकर उदित को गले लगा लेते हैं। आदित्य दूर खड़ा है और उदित उसे देखती रहती है। तभी हरिराम की आवाज़ आती है, नानी जी, पंडित जी आए हैं, जल्दी से नीचे आइए। सब नीचे आते हैं लेकिन आदित्य कमरे में ही रुक जाता है। उदित, जब आपको पता था तो आप क्यों बात को घुमा रहे थे? बताएंगे? सीधे सीधे बता नहीं सकते थे कि आप ही हमारे बचपन के दोस्त हैं? आदित्य, तुमको गुस्से में देखने का मजा कहाँ से आता? अगर एक बार में बता देता तो। उदित आदित्य की ओर देखकर गुस्से में, इधर आएंगे जरा? आदित्य उसके पास आता है। उदित उसके थोड़ा करीब आती है लेकिन अचानक आदित्य फिर थोड़ी दूर होकर कहता है, मिस मिश्रा, आप क्या करना चाहती हैं? कहीं किस करने का इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा? उदित आदित्य का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसके चेहरे के करीब आकर कहती है, किस करने का नहीं, लेकिन गले लगने का इरादा जरूर है। इतना कहकर उदित आदि को गले लगा लेती है। दोनों की आंखें इस वक्त आंसुओं से भरी हुई हैं। आज कितने दिनों के बाद दोनों दोस्तों को अपनी बचपन वाली दोस्ती मिली थी, या शायद आदित्य को उसका प्यार, कहना जरा मुश्किल है। थोड़ी देर बाद आदित्य उदित के पास आंसू को पोंछता है और कहता है, यार तुम तो अचानक से एकदम ही बदल गई। पहले कॉलर खींच लिया और अब गले लगा लिया। उसका माथा छूकर, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वैसे ठीक ही लग रही हो। फिर उसे अपने सामने खड़ा करते हुए, यार तुम तो पहले से काफ़ी बदल गई हो। उदित रोती है, मतलब? आदित्य, मतलब कि अब रोती हुई तुम्हारी नाक नहीं बहती, हाँ लाल जरूर हो जाती है, और अब तुम गुस्सा होने पर मुंह फुलाकर नहीं बैठती, बल्कि अब तो सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देती हो, बिल्कुल शेरनी जैसे। उदित, हाँ आप भी थोड़े से बदल गए हो, पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गए, बॉडी भी अच्छी खासी बना लिए, पर अकड़ू बंदर तो अब भी हो। आदित्य, अच्छा, मैं अकड़ू बंदर हूँ तो तुम भी नक्सड़ी ही हो। उदित, मुझे नक्सड़ी मत बोलना, अकड़ू मॉन्स्टर सिंघानिया। आदित्य, उदित मना कर रहा हूँ ना, दोबारा मुझे इस नाम से मत बुलाना। लेकिन उदित को कहाँ किसी की बात माननी होती है, वो बार बार उसे उसी नाम से चिढ़ाती है। आदित्य, तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, अब इसकी सज़ा मिलेगी, बराबर मिलेगी। उदित, बड़े आए मास्टर सिंघानिया, हमें सज़ा देंगे, आइए पहले पकड़ तो लीजिए। उदित कभी बेड के ऊपर तो कभी नीचे कमरे में इधर उधर भागने लगती है और आदित्य उसे पकड़ने के चक्कर में उसके पीछे। अचानक से आदित्य के हाथों में उदित का हाथ आ जाता है। आदित्य उसे अपनी तरफ खींचने ही वाला होता है, तभी जाने कैसे उसके पैर फिसलते हैं और वो उदित के साथ बेड पर गिर पड़ता है और वो पकड़ कर बेड पर गिरा लेता है। आदित्य बेड पर है और उदित उसके बगल में। उदित का सर आदित्य के सीने पर होता है और उसके सारे बाल आदित्य के चेहरे पर। आदित्य उसके बालों को कान के पीछे करते हुए, मना किया था ना कि मत बुलाओ मुझे उस नाम से, लेकिन तुम कहाँ सुनती हो, अब देखो मैं क्या करता हूँ, कहते हुए उसने उदित के दोनों हाथों को पकड़कर पीछे की तरफ घुमा दिया। उदित, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, अकड़ू मास्टर सिंघानिया। आदित्य, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। ये कहकर आदित्य अपने होठों को उदित की गर्दन के बिल्कुल करीब लाकर कहता है, अब लग रहा है डर? उदित, बिल्कुल भी नहीं। आदित्य अब उदित के गले पर अपनी उंगलियों को ले जाता है और फिर धीरे से उसे कानों के पास ले जाकर, अब उदित नहीं। उदित भले से मना कर रही थी लेकिन उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। आदित्य अपने होठों को उदित के होठों के करीब लाता है। इस वक्त उसके और उदित की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही हैं। आदित्य उदित के माथे पर अपनी होठों को रख देता है। तभी उसे नीलेश, मामी का भतीजा, जिसे सब नील के नाम से पुकारते हैं, की आवाज़ आती है। आदित्य जल्दी से उठता है। उदित की आंखें अभी भी बंद हैं। आदित्य उसे उठाते हुए कहता है, ओए नक्सड़ी, उठ जा, मान गया मैं कि तुम मुझसे नहीं डरती हो। उदित खुशी से, तो अब हम आपको अकड़ू बोल सकते हैं? आदित्य, बिल्कुल भी नहीं, आदि ठीक है। उदित आदित्य को अपने नज़दीक बुलाकर उसे हक करते हुए बोली, हम आपके ऑर्डर के हिसाब से नहीं चलते, बोलना चाहे तो बुला सकते हैं लेकिन दोबारा कभी उस नाम से बुलाएंगे नहीं। हमारे लिए आप हमारे आदि ही हैं, ठीक है? आदित्य, तुम्हारा आदित्य। उदित, क्यों, आप हमारे नहीं हैं क्या? आदित्य उदित की कमर में हाथ डालकर उसे करीब खींचते हुए, शायद मुझे किसी भी नाम से बुलाने का अधिकार हमेशा से तुम्हारे पास ही था, मैं तो कब का पूरा तुम्हारा हो गया हूँ, तुमने ही समझने में देर कर दी। उदित,
हम समझे नहीं। तभी कमरे में नीरो के साथ नील आता है। आते ही नील आदित्य के गले लग जाता है। नील, भाई बहुत मिस किया यार तुझे मैंने, कैसा है तू? आदित्य अपने गले को छुड़ाते हुए, ठीक हूँ मैं भी, वैसे मैंने भी तुझे याद किया था। नील, मुझे हिचकियाँ आई तो नहीं, पर तू कह रहा है तो किया ही होगा। वैसे ये तेरे पीछे खूबसूरत सी लड़की कौन है? नीरो, ये उदित है, हमारी साली साहिबा। नील, हाय, आई एम नील, आई मीन नीलेश मल्होत्रा, कहकर नील अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उदित उससे हाथ मिलाती है। उससे पहले आदित्य ने उसके हाथों को पकड़ लिया। उसकी यह हरकत देख नीरो और उदित दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। उदित ने अपनी आदत के मुताबिक दोनों हाथ जोड़कर नील से हाय किया। नील अपने हाथों को पीछे करके दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करता है तो दोनों भाई मुस्कुरा देते हैं। नील, वैसे आपको किसी ने बताया है या नहीं, आप बेहद खूबसूरत हैं। उदित, हाँ बताया है। नील, और आपको पता है ऐसा क्यों? उदित, हाँ, क्योंकि हम हैं खूबसूरत, ये हमें आपसे जानने की जरूरत नहीं है। नील को उदित से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा जैसे वो और लड़कियों से फ्लर्ट करता है तो वो खुश हो जाती है। वैसे उदित भी हो जाएगी, लेकिन अब वो तो हमारी उदित है, अलग तो होगी ही। नील, सॉरी, मैं आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच में आप अलग हैं। इनकी जो मामी है वो मेरी बुआ है। उदित, हमें पता था कि आप हमसे फ्लर्ट कर रहे हैं। हमें अब यकीन है कि आप ऐसा किसी के साथ भी करने से पहले हमें ज़रूर याद करेंगे। नील के कानों के पास जाकर धीरे से, और दूसरी बात, दोबारा हमसे फ्लर्टिंग करने से पहले मेरे दोनों बॉडीगार्ड से बचने की प्रैक्टिस कर लेना। नील, कहाँ है बॉडीगार्ड्स? उदित ने आदित्य और नीरव की ओर इशारा किया तो नील उनका चेहरा देखने लगा। नील अपने हाथ को वापस आगे बढ़ाते हुए, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आदित्य, बिल्कुल भी नहीं, ये लड़कों को दोस्त नहीं बनाती। उदित आदित्य का चेहरा देखकर, आपको क्या पता? हाँ बिल्कुल, आप हमारे दोस्त बन सकते हैं। ये कहकर उदित नील का हाथ थाम लेती है। नील उदित के हाथों को थोड़ी देर पकड़े रहता है। ये देखकर आदित्य को जेलस फील होता है। आदित्य उदित को हाथ नील के हाथ से छुड़ाकर खुद के हाथों में ले लेता है, जिसे देख उदित मुस्कुराने लगती है। आदित्य, नील तू जा खाना पीना खा ले। नीरो, तू भी चल, नीचे पंडित जी आए हैं। आदित्य, तुम दोनों चलो, मैं उदित को लेकर आता हूँ। नील, आइए उदित जी, मैं ले चलता हूँ आपको, कहकर नील उदित का हाथ आदित्य के हाथ से लेकर चलने लगता है। उदित भी धीरे धीरे चलने लगती है। आदित्य को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आदित्य धीरे से, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई उदित का हाथ मेरे हाथ से लेने की? आदित्य पहले उदित के हाथ को नील के हाथ से हटाकर अपने हाथ में लेता है, फिर उदित को गोद में उठाकर, इसे चोट लगी है, डॉक्टर ने सीढ़ियों पर चलने से मना किया है, इतना कहकर उदित को लेकर नीचे आ जाता है। उसकी इस हरकत को देख उदित मन ही मन खुश है। नील नीरो की ओर देखकर, ये क्या हो गया है भाई को? नीरो अपने कंधे उचकाकर, मुझे क्या पता, मैं खुद ये देखकर हैरान हूँ। तुझे क्या भाई, तू चल नीचे, इतना कहकर नीरो नीचे चला जाता है। पीछे पीछे नील भी नीचे आता है। पंडित जी सगाई के लिए 15 दिन बाद का दिन तय करते हैं। नानी जी शैलेंद्र और अर्चना जी से अनुरोध करती हैं कि शादी तक दोनों परिवार साथ में ही रहें। शैलेंद्र जी खुशी खुशी मान जाते हैं। अगले दिन सारे लोग तैयारियों में जुट जाते हैं। समय कम था, इसलिए आदित्य और नीरो अक्सर बिजी रहते हैं। उदित और नील का ज़्यादातर साथ रहते थे। उनकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी, लेकिन उदित को आदित्य की काफ़ी याद आती थी। धीरे धीरे उदित ने ऑफिस जाना शुरू किया। पिछले 2 दिनों से आदित्य उदित से मिला नहीं था। नील उदित के पास बैठा अपने इंग्लैंड के किस्से सुना रहा था, लेकिन उदित का ध्यान गेट पर ही था। 2 दिनों की दूरी ने उदित को एहसास दिला दिया था कि वो भी आदित्य को पसंद करने लगी है। उदित बड़ी बेसब्री से आदित्य का वेट कर रही थी, तभी नीरो आता है। नीरो, कैसी हो साली साहिबा? उदित अनमने मन से, ठीक हूँ जीजू, यहाँ ऑफिस में आ तो जाते हैं, लेकिन कोई कुछ करने ही नहीं देता है। उस पर इस बकबक को बिठा दिया है हमारे पास। वैसे आजित जी कहाँ है? 2 दिनों से मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। नीरो, वो सगाई की तैयारी और ऑफिस वर्क की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अभी आता ही होगा। यकीन मानो उसने भी आपको बहुत मिस किया है। उदित, क्या खाक मिस किया? ऐसे भी क्या बिजी है कि एक ही ऑफिस में रहते हुए एक बार भी मिल नहीं सकते? आने दीजिए तो बताते हैं हम। नीरो मन में, आप क्या बताऊं कि वो 2 दिन से तुम्हारे साथ हुए हादसे की करता धरता को ये एहसास दिलाने में लगा है कि तुम उसकी लाइफ में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हो, वही उसकी सब कुछ है। आज वो इस काम में सफल हो गया।
2 दिनों से वो उसी के साथ है पूरे टाइम। अगर ये बात मैंने तुम्हें बता दी तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तुम नहीं समझोगी। बेहतर होगा कि तुम्हें सारी बात सही समय पर ही पता चले। उदित, क्या सोच रहे हो जीजू? नीरो कुछ बोलता उससे पहले उदित की नज़र कांच से सामने गई, जहां आदित्य की कार अभी ही आकर रुकी थी। उदित, लीजिए वो आ गए। उदित बाहर की तरफ आने लगती है, तभी उसके कदम रुक जाते हैं। आदित्य कार से बाहर निकलता है और फिर दूसरी तरफ आकर टिया की साइड का डोर खोलता है। टिया बाहर निकलकर आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। आदित्य उदित को इग्नोर करके अपने केबिन की तरफ जाने लगता है। आदित्य को टिया के साथ उदित को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखें भर आती हैं। टिया जानबूझकर उदित को छेड़ने के लिए, कैसी हो उदित? आई एम सॉरी, तुम्हें इतनी चोट लगी थी और मैं नहीं आ पाई। उदित आदित्य की ओर देखकर, दिख तो अच्छे ही रहे हैं, कोई बात नहीं, आ नहीं पाई तो अगर आप कहती तो हम अपनी चोट लेकर आपके पास खुद आ जाते। आदित्य और नीरो दोनों के इस वक्त उदित के गुस्से और दर्द का अंदाजा हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। टिया, तुम मजाक बहुत करती हो उदित, है ना आदि? टिया आदित्य का हाथ पकड़ लेती है और दोनों साथ में हंसते हैं। उदित, हाँ, आप लोगों से ही सीखा है। उदित गुस्से से आदित्य को घूरती है। नीरू महसूस करता है टिया और आदित्य को साथ देखकर उदित को बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये सब भी उसके अच्छे के लिए हो रहा था। वैसे उसे आदित्य पर भी यकीन था कि वो उदित को संभाल लेगा। टिया, आदि, अब मुझे चलना चाहिए, तुम भी थक गए हो, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए, मैं चलती हूँ। आदित्य, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें घर तक। टिया, नहीं, मैं चली जाऊँगी। फिर उदित की ओर देख गई, वैसे भी 2 दिनों से मेरे ही साथ तो हो। आदित्य, अच्छा ठीक है, पर बाहर तक तो छोड़ ही सकता हूँ। टिया, हाँ, उसके लिए नहीं मना करूँगी मैं। फिर उदित की ओर देखकर आदित्य के हाथों में हाथ डाल कर बाहर जाते हुए, बाय उदित। उदित फीकी हंसी के साथ बाय टिया। उनके जाने के बाद उदित नीरो को देखकर, तो बात ये था, इनका इम्पोर्टेंट काम जीजू, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। हम ही बेवकूफ़ थे जो ये सोच बैठे कि उन्हें हमारी फिक्र है। इतना कहकर उदित बाहर जाने लगी तो नीरो ने रोकते हुए कहा, अकेले कहाँ जाओगी? मैं और आदि घर ही चल रहे हैं। उदित, हम अकेले ही ठीक है, आप लोग चलिए, हम आ जाएंगे। इतना कहकर वो गुस्से में बाहर निकल गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।